एनसीईआरटी नहीं आसान, लेकिन बस बात समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूब नहीं जाना है इसमें। ये जरूर एक आग का दरिया है, लेकिन डूब के हमको उस पार चले जाना है। तो सोचिए कि वो कुछ ऐसा बड़ा होगा कि वास्तव में जो है वो बड़े बड़े को आंधियों में उड़ा देगा। इसलिए तूफान को जो है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तूफान में क्या हो सकता है, जरा आप इसकी भी चर्चा कमेंट बॉक्स में करिएगा। वहाँ से कॉपी नहीं, ये हर चीज़ जो है रिटर्न, हर चीज़ खुद से बनाते हैं, तब आपके बीच जो है वो उसको लेकर आते हैं। देखिए खुद के हैंड राइटिंग में सब इसको लिखते हैं। नहीं कर सकते हैं बच्चे, इस बात पे आजकल फोकस कर रहे हैं कि हम छोटा कर दें। छोटा करके अगर बाबू पढ़ेंगे तो मे भी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और ये कंपटीशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलाकाट पर बुक जो आपका है, ये तीनों बुक, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसको रखे हुए हैं। ये तीनों ही बुक उसी चीज़ को दिखाता है। ये तीनों बुक संबंधित हैं आपके एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बन के वही निकलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी बीएच वर्ल्ड पे। और आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री के डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के साथ मौजूद हूं। आप लोग बहुत परेशान थे कि सर अलग अलग विषयों का डोमेन सिलेबस आ चुका है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। मैं डोमेन सब्जेक्ट के जो सिलेबस अलग अलग शिक्षकों ने दिया है मालवी एकेडमी पे, उसके कमेंट बॉक्स में मैं 2-3 चीजें केयर कर रहा था कि एनसीईआरटी को लेके बच्चे जो है बड़ा परेशान है। एनसीईआरटी को लेके वो सोचते हैं इसमें क्या पता नहीं क्या क्या चैप्टर्स दे दिए हैं जो बहुत मंगल ग्रह के चैप्टर हैं। मैं आपको एक बात समझा दूं, अगर आप अपनी समझ थोड़ी सी विकसित कर लेंगे तब आपको पता चलेगा एनसीईआरटी कुछ नहीं है, बस एक हवा है और आप आसानी से उसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के बारे में मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि ये एनसीईआरटी नहीं आसान, बस बात समझ लीजिए। ये एनसीईआरटी नहीं आसान, बस बात समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब यहाँ थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा अगर आप समझेंगे तो हो जाएगा ये एनसीईआरटी नहीं आसान, बस बात समझ लीजिए। मतलब बात समझ लीजिए कि एनसीईआरटी आसान ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी नहीं आसान, लेकिन बस बात समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूब नहीं जाना है इसमें। ये जरूर एक आग का दरिया है, लेकिन डूब के हमको उस पार चले जाना है। और जब उस पार चले जाएंगे तो हमें मंजिल मिल जाएगी। इसलिए तो कहते हैं मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर की तलाश कर। तो आज हम लोग आइए अपने डोमेन स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग क्या जानते थे? इससे पहले आप लोग यही जानते थे कि हिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हिस्ट्री हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? सामान्य भाषा में हम कहें तो आप यही जानते थे कि एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। यही जानते थे बाबू कि प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। यही 3 चीज जानते थे ना। अब आपको ऐसा ऐसा चैप्टर मिल रहा है, मन के, इमारत, राजा, रानी, तो आप लोग डिस्टर्ब हो गए हैं सर हमको क्या पढ़ना है, इसमें क्या हमको निकाल लेना है। उस सबसे पहले जब हम सिलेबस की शुरुआत करेंगे तो उसके पहले डिफाइनिंग द फोकस ऑफ स्टडी, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये हर एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो देखिए उसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट डिफाइंस द फोकस ऑफ दिस बुक। जिस बुक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कोई भी चीज जो हम देखते हैं ना, देखिए हम लोग बनाते हैं बैठ के, और हर चीज कोई यहाँ से वहां से कॉपी नहीं, ये हर चीज जो है रिटर्न, हर चीज खुद से बनाते हैं, तब आपके बीच जो है वो उसको लेकर आते हैं। देखिए खुद के हैंड राइटिंग में सब इसको लिखते हैं, एक एक चीज पे एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब आपके बीच वीडियो लेके आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चा जो है कल इंग्लिश का वीडियो गया, उसमें कमेंट करने लग गया उलूल जुलूल, खास करके जैसे फीमेल टीचर्स को देखता है तो उसकी जो है उसकी मानसिकता पता नहीं किस प्रकार का है, किस प्रकार का परवरिश पाया है, किस प्रकार का संस्कार उसने पाया है, और उल्टा पुल्टा चीज लिखना शुरू करेगा। 12th का मैम ने जिक्र कर दिया तो गाली गलौज तक उसने कर दिया कि 12th का जो है उल्टा पुल्टा बता रही हो। अभी भाई तुम जिस क्लास में पढ़ने आओगे ना, वहाँ यहाँ के लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो ज्ञान मत दो, अधगल गगड़ी छलकत जाए, ये कहावत सुने हो ना, वही हुआ है। हमने उसके बाद एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के बीच डाल दिया। जितने भी टीचर आपके सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं
सबको ये चीज जो है, हम लोग मीटिंग में हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि हम कभी भी एनटीए के हिसाब से बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं चलेंगे, क्योंकि हमको जो है लंबा अनुभव रहा है उसके एनटीए का। कथनी करनी में बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस कर देता है। अभी देखिए, बोले थे 2 तारीख से हम फॉर्म लाएंगे, ले आए? नहीं लाए ना, कर दिए ना एक्सटेंड। हम इसके पहले ही बोले थे कि नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इनकी तैयारी रहती नहीं है। ये कहीं से कुछ जोड़ के जो है तुरंत तैयार कर देते हैं। ऐसा ही जो है ये एग्जाम में भी करते हैं, कुछ का बात कहाँ से उठा के ला देंगे, कुछ का बात कहाँ से उठा, और ऐसा ये बात सिलेबस में लिख देते हैं जिसको आप काट नहीं पाइएगा उस समय। ये लिख दिए जीके, जीके में कौन सा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज में काट दोगे? अगर ये जापानी भी पूछ देगा ना तो कह देगा नॉर्मल जापानी जीके का पार्ट है, पूछ देगा साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सब डाल देगा वहां से क्वेश्चंस। क्या कह पाओगे कि नहीं ये पार्ट? इसलिए मैक्सिमम जो हमारे हिसाब से पढ़ना है वो हम पढ़ाएंगे। अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, जहाँ आपको समझ में आता है वहाँ पढ़िए। फर्जी कमेंट मत किया करिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हाथ में आपके 10 रुपये का इंटरनेट आ गया है तो आप बहुत बड़े राजा नहीं हो गए हैं। साइबर कानून है इस देश में, और अगर आपको लूट छोड़ा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी कमेंट कर देंगे। एक बार अगर कोई भी इस पर एक्शन ले लेगा ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए सोशल मीडिया में लिखने से पहले कहीं भी 75 बार सोचा करो। बैल की तरह कुछ भी आए मुंह उठा के कुछ भी लिख दोगे। और क्या लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जो है ये चल रहा है एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है कि हमको नहीं हमको तो जो है मेंटेन रखना है अपने ऑडियंस को। कुछ भी लिखें हम उसको वाह वाह लिखेंगे, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, कान पकड़ के भगा देते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस ये सब नहीं होता है। शिक्षक की भूमिका में है, और शिक्षक और छात्र के बीच जो लाइन है उसको जैसे ही क्रॉस करोगे तुरंत कान में छोड़ के भगा देंगे। इसलिए उसको बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, और हम भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच का जो संवाद हो वह मधुर संवाद हो और एक दूसरे को समझ सके। लेकिन पता नहीं कहां से जो है कुछ लंपट टाइप के लोग आ जाते हैं, पूरा मूड डिस्टर्ब कर देते हैं। मैम कल बोल रही थी कि सर हमको अभी ये नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। हमने कहा आप आइए बनाइए, कोई समस्या नहीं है। कुछ लंपट तत्व होते हैं हर जगह माहौल खराब करने सिर्फ जाते हैं। बहुत ज्ञानी अभी समझ लिए हैं, अभी 12th का एग्जाम नहीं दिए हैं लेकिन अपने आप को जो है समझ रहे भाभा कि हम तो जो है तुरंत रॉकेट ही लॉन्च करा देंगे अब बना के। एनसीईआरटी पर हम आते हैं वापस। क्या था एनसीईआरटी में कि व्हाट डिफाइंस द फोकस ऑफ दिस बुक। इसमें देखिए इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 6 to 8 जो है हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, जिसमें कि हमने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़ा है। 9 और 10 में, इन 9 and 10 द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज्ड, और हमने क्या पढ़ा? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा। 11 में जो है हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा। तो जो चीजें 6 to 8 में थी वो इन्होंने 12th में डाला है, जो चीजें 9th और 10th में थी वो इन्होंने 11th में डाला है। और 12th में इन्होंने क्या डाला है? देखो 12th में इन्होंने डाला है दिस बुक बिगिंस with the हड़प्पा and ends with the framing of the Indian Constitution। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये शुरू होता है, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान निर्माण 1950 तक जो है ये आपको लेके जाएगा। यानी 2350 BC से लेके 1950 तक लेके जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये क्या कहने का बात कर रहा है? यानी कि हम इस बुक में भी एंशिएंट से लेके पूरा मॉडर्न तक पढ़ने जा रहे हैं, यही कह रहा है। अब पहले डायरेक्ट चैप्टराइजेशन आपको नहीं समझना है। क्या आपने समझा कि सर हम इसमें भी एंशिएंट ही पढ़ेंगे, मेडिवल ही पढ़ेंगे, मॉडर्न भी पढ़ेंगे? समझ गए ना? 6 to 8 में ये ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ये चीजें शॉर्ट में पढ़ रखी थी। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पहला चैप्टर आप देखिए, मैं आपको कई चीजें क्लियर करूंगा। 3 भाग है एनसीईआरटी में, है ना? एनसीईआरटी में 3 भाग है, 3 पार्ट्स है, और आपके जो है चैप्टर्स उसमें डिवाइडेड है। तो जो पहला पार्ट हमारा है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, पहला चैप्टर क्या हमारा? ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। उसमें तो लिख दिया है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ईट, मनके और अस्थियां। अब ये सिर्फ अगर किसी को दे दिया जाए ईट, मनके और अस्थियां तो सोचेगा कि कैसा चैप्टराइजेशन है। लेकिन वही जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको लिख देंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता लिख देंगे, हड़प्पा सभ्यता लिख देंगे, तब आपको लगेगा ये अरे सर ये तो चैप्टर हमारा जाना है। अच्छा, जब मैं इस चैप्टर को देख रहा था मैं डिटेल में, तो मैंने देखा कि इसमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के विकास की बात, यानी कि इसका डेवलपमेंट जो है, इसके बाद यहाँ के रहन सहन, लिवलीहुड की बात, इसके बाद जो है यहाँ का एग्रीकल्चर। इंडस
इंडस वैली सिविलाइजेशन का, फिर जो अलग अलग शहर है इसकी चर्चा इस चैप्टर में, फिर स्थापत्य जैसे दुर्गों का निर्माण होता था, देखेंगे आप उसमें एक इमेज भी दिया हुआ है, निचला दुर्ग या ऊपर का जो किला है उसके बारे में, फिर सामाजिक और आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक जो वहाँ का स्टेटस था उसकी चर्चा की गई है, उसके ट्रेड की चर्चा की गई है, ट्रेड के साथ साथ जो है वहाँ पे मोहरे लिपि इसकी चर्चा की गई है, और इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे होता है इसकी भी चर्चा की गई है। तो अगर आप सिर्फ इसको हटा दे ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स तो आपको एक चीज समझ में आएगा। देखिए ब्रिक्स जो है वह ब्रिक्स से क्या होगा, स्थापत्य की बात होगी, मतलब भवन का निर्माण होता होगा, यही ना, कच्ची ईंट पक्की ईंट, तो स्थापत्य की चर्चा की गई है उसकी। अब बीट्स यानी मन के जो बीट्स जो थे उस समय की एक प्रमुख पुरातात्विक खोज हम लोगों की है। जब खुदाई हो रही थी तो हमको बड़े पैमाने पे जो है वो मन के मिले हैं, तो ये क्या है जो पुरातात्विक चीजें हमको मिल रही थी वो है। और बोन्स यानी हड्डी, खुदाई में हमको हड्डी मिल रही थी, तो हड्डी इस बात का परिचायक होगा कि कहाँ कहाँ मनुष्य रहता था या कौन कौन सा जानवर पाया जाता था। तो कुल मिला के ओवरऑल क्या बात कर रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम यही तो पढ़ते थे, बस थोड़ा सा चैप्टराइजेशन ये अलग करके आप में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चैप्टर को समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। हमने आपको यही बताया था ना पहला चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे बाबू आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस, तो हमने क्या बताया था, हमने यही बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाएंगे। अभी मैं एक एक चीज को कोरिलेट करके आपको दिखाता हूं। दूसरा देखो, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा हमारा पॉइंट है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक, राजा किसान और नगर। जब मैं इस चैप्टर को देख रहा था तो इसमें जो था आपका महाजनपद, इसकी चर्चा की गई थी। जो 16 महाजनपदों के बारे में हमने बताया था, पहले बोला ना कि महाजनपद काल के बारे में पढ़ाएंगे, तो महाजनपदों की चर्चा की गई थी। साथ ही इसमें जो आरंभिक साम्राज्य हैं, आरंभिक साम्राज्य जैसे महाजनपद जो है, पहले जन बना, फिर जनपद बना, फिर महाजनपद बना, फिर वो महाजनपद आपस में वर्चस्व की लड़ाई करने लगे और फिर साम्राज्य के रूप में मगध जो है वह पहला बड़ा साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। मगध में जो पहला जो बड़ा साम्राज्य हुआ वो मौर्य हुआ। इसके पहले यद्यपि जो है कई वंश जो है यहाँ पे शासन किए, लेकिन जो सबसे बड़ा हुआ वो कौन हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। मौर्य के बाद जो दूसरा, मौर्य के बाद हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, मौर्यन पीरियड और लेटर मौर्यन पीरियड। फिर हमने आपको बताया था कि मौर्य के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट साम्राज्य है वो गुप्त है। तो इसी चैप्टर में आपके गुप्त वंश से संबंधित जानकारियां भी दी गई हैं। और जब आप मैप को देखेंगे, जब आप उसके और जो टेक्स्ट दिए गए हैं, इनपुट टेक्स्ट जो दिए गए हैं उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बृहद जानकारी दे रहा है, कोई कम जानकारी नहीं दे रहा है। जनरल कंपटीशन में तो हम कम ही इसको लेके पढ़ते थे, लेकिन एनसीईआरटी उसको डीप कर दिया है। तो ये हमको कतई नहीं सोचना है कि सिलेबस कम है। और ये एक चीज और बता दें कि 50 क्वेश्चन इसमें से आपको जो है आ रहा है, जिसमें 40 आपको करना है। ऐसा तो आपको कोई सेक्शन नहीं मिल रहा है ना। जनरल टेस्ट में तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन दे देगा या किस सब्जेक्ट से वो कितना क्वेश्चन उठा कर दे देगा। लेकिन यहाँ ये क्लियर है कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स के आधार पे हमको 50 क्वेश्चन देगा, जिसमें 40 हमको करना है। तो हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हम 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेंगे। ये नहीं कि हम 40 ही बने ऐसा सोच के जाएंगे। अगर ऐसा सोच के जाएंगे तो 20 पे भी हो सकता आ जाए, लेकिन अगर हम ये सोच के जाएंगे कि नहीं हमको तो 50 में 50 स्कोर करना है, तब हम 40 बना के जरूर आएंगे। और 40 अगर हमारा सही, सोचिए ना, किसी विषय में 40 आउट ऑफ 40 अगर हम कर देंगे तो अपने हिसाब से विश्वविद्यालय हमको चुनना पड़े, इतना मार्क्स हमारे पास हो कि हम विश्वविद्यालय को चुने, विश्वविद्यालय हमको ना चुने, हम खुद ही चुनेंगे, नहीं हम तो यहाँ ही पढ़ेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजों को बारीकियों से समझना पड़ेगा। तो इसमें जो है मौर्य की बात की गई, गुप्त की बात की गई, महाजनपद की बात की गई, आगे चल के इसमें हर्ष की भी बात कर दी गई, ठीक ना। और अलग अलग यहां तक कि साउथ इंडिया में जाएंगे तो चेर, पांड्य और सातवाहन की भी बात कर दी गई। चेर, पांड्य और सातवाहन की भी बात की गई है इस चैप्टर में। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस की भी बात की, जो अलग अलग इंस्क्रिप्शन, अभिलेख जिसको कहते हैं, जो अलग अलग राजाओं के बारे में, जो अलग अलग वंशों से संबंधित है उसके बारे में जानकारी देती है। उसकी चर्चा जो है इस दूसरे चैप्टर में कर दी। अब जब हम आपको सिलेबस बता रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था, देखिए आप खुद देखिए। जब हम ये सिलेबस बता रहे थे, अभी इसको साइड रहने दीजिए, उसको टच नहीं कर रहे हैं। महाजनपद काल आ ही गया उसमें, इसको भी साइड रहने दीजिए। मौर्य काल आ गया उसमें, गुप्त
मौर्य उत्तर और पूर्वोत्तर ये काल हमारा नहीं आया, लेकिन गुप्त काल जो है ये भी हमारा आ गया। फिर संगम साउथ इंडिया में ले गए तो चेर पांड्य वगैरह यहाँ आ गया, तो इसको भी हम देख लेंगे। सॉरी, संगम के बारे में बात कर रहे थे। फिर वर्धन वंश, अभी हर्ष के बारे में चर्चा की, तो हर्ष भी हमारा जो है वो आ गया। तो एंशिएंट में जितने टॉपिक्स अभी हमने आपको दिखाए वो ऑलमोस्ट तो इसमें आपको दिख ही रहे हैं। जैसे अब कुछ बच रहा है, वैदिक बच रहा है, धार्मिक बच रहा है, आगे देखो उसको, आगे देखोगे तो वो भी मिल जाएगा। अब तीसरा हमारा चैप्टर क्या है? तीसरा जो हमारा चैप्टर है वह है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज। जब इस चैप्टर को हम देख रहे थे तो इसमें हमने देखा कि उपनिषद की चर्चा, वेद की चर्चा, महाभारत की चर्चा, मनुस्मृति की चर्चा, आरंभिक बौद्ध जैन ग्रंथ की चर्चा, और जो इसका टाइम पीरियड दिया गया है 600 बीसी से लेके 600 एडी तक। कितना दिया गया है? 600 बीसी से लेके 600, यानी कितना लंबा कालखंड हुआ? 1200। कई लोग कंफ्यूज होगा, सर 1200 साल कैसे हो जाएगा? ये बताओ, मान लो इंटीजर है, ठीक है। बीसी मैंने कल भी बताया था कि वो निगेटिव में चलता है, बस ये समझो, और एडी जो है वो पॉजिटिव में चलता है। डिटेल में इसकी बात हम लोग क्लास में करेंगे। मान लीजिए 0 ये है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4 और ये है -5। तो आपको अगर पूछेंगे कि -5 और 5 के बीच क्या अंतर है, तो ये 10 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही -600 बीसी पे आएंगे, 600 बीसी, ये माइनस में सपोज करिए चल रहा है, ऐसे बीसी लिख दिया तो ही माइनस हो गया, और ये 600 एडी इधर जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 1200 साल का अंतर हो जाएगा। 1200 साल के अंतर में हमको क्या क्या देखना है? देखिए 1200 साल के अंतर में हमको देखना है बंधुत्व, जाति और वर्ग, सोसाइटीज के बारे में। तो उसमें उपनिषद, वेद, महाभारत, मनुस्मृति, इन सब की चर्चा तो आएगी ना। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक था वह है थिंकर्स एंड बिलीफ्स, बिल्डिंग्स, कल्चरल एंड डेवलपमेंट, विचारक, विश्वास और इमारतें। अब इस चैप्टर में आपके यज्ञ के बारे में चर्चा, जैन व बौद्ध का जो विस्तार हुआ उसकी चर्चा, और अलग अलग जो इमारतें उस समय बनाई गई अलग अलग राजाओं के द्वारा, जैसे अशोका ने जो सांची का बनवाया स्तूप, उसकी चर्चा। तो उसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आपके सारे चैप्टर जो हमने आपको वहां लिखाए थे वो यहाँ देखने को मिला। जैसे वैदिक संस्कृति की चर्चा मैंने आपको बोला आ गया, उसमें 600 से 600 बीसी के बीच, तो हमको वैदिक भी यहाँ पे देखने को मिल गया। फिर हमने आपको रिलीजियस मूवमेंट में क्या बताया था कि बौद्ध जैन देखेंगे, तो बौद्ध जैन भी हमको देखिए यह मिल गया। फिर जो है हमने आपको क्या बोला था कि यज्ञ वगैरह के बारे में चर्चा, तो यज्ञ वगैरह जो है वो वैदिक संस्कृति का पार्ट था, तो उसकी चर्चा जो है वहां पे मिलती है। तो ओवरऑल हमारा सिलेबस क्या है? ओवरऑल सिलेबस हमारा मिलजुल रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पोर्शन जो है ये सीरियसनेस इस बात का नहीं है कि कितना प्रश्न आएगा, यहां तय नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो क्या होंगे, लेकिन जो हमारा डोमेन स्पेसिफिक वाला सेक्शन है वहां तय है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमारे क्या होंगे। इसलिए जब हम उसको पढ़ेंगे तो इनको जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम उन पॉइंट्स को यहां भी फोकस करेंगे जो आपके डोमेन स्पेसिफिक में है, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीजों की चर्चा कर देंगे जो जनरल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब उन चैप्टर्स की चर्चा हम करेंगे, जब इन चैप्टर्स की हम यहां चर्चा करेंगे तो हम एनसीईआरटी को एज ए बेस लेके चलेंगे। अब एनसीईआरटी को जब एज ए बेस लेके चलेंगे तो कई बच्चे कहेंगे सर एनसीईआरटी में तो लिख दिया हाउ टू यूज द बुक में, एक ये भी लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को कि इस पुस्तक का कैसे उपयोग करें। उसमें लिख दिया है कि संक्षेप में जो अर्थ दिया गया है, अतिरिक्त जानकारी दी गई है, विस्तृत परिभाषाएं दी गई हैं, परीक्षा मूल्यांकन हेतु नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए लिखा है। इसके बाद यह भी लिखा है कि अध्याय के अंत में काल रेखाएं दी गई हैं जो परीक्षा मूल्यांकन हेतु नहीं है। अगर आप ऐसा मान के चलोगे तो एनटीए का जब आपने सिलेबस देखा होगा तो एनटीए देखिए सिलेबस में वो क्या लिखा है, एनटीए सिलेबस में लिखा है, एनटीए सिलेबस में लिखा है, कहा गया देखिए ये कि इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो अंदर के टेक्स्ट हैं बुक के उसको प्रयोग किया जा सकता है। अब आप बताइए ये सारे जितने टेक्स्ट हैं आपके कालक्रम वगैरह जो भी है, क्या उसकी चर्चा जो है वो बुक के अंदर नहीं है? और ये जो है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, क्योंकि अगर आप कहोगे कि नहीं सर ये जो लिखा है वही वो कर रहा है, तो आपकी बुक में कहाँ एमसीक्यू दिया गया बताओ? आपको तो एनटीए ने कहा ना कि हम एमसीक्यू पूछेंगे,
तो हम किसी भी चीज, चूंकि ये कंपटीशन है, कंपटीशन में हम चीजों को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कंपटीशन में हम मैक्सिमाइज चीजों को लेके जाएंगे, ताकि अगर थोड़ा भी, मान लीजिए कि सपोज करिए नहीं ये दिया, अगर हमारे कंट्रोल में वो चीजें रहेंगी तो नहीं भी पूछेगा था कौन हमारा नुकसान होना है। लेकिन अगर हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं रही और हमसे पूछ दिया एग्जाम में, तो हम तो तुरंत उसी समय लौट जाएंगे वहीं पे, दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपको चैप्टर्स को बहुत बारीकी से फोकस करना है। कई बच्चा ये भी कहा कि सर इस बार सिलेबस ये रिड्यूस था, वो रिड्यूस था। एनसीईआरटी ने स्पष्ट कर रखा है बाबू कि रिड्यूस सिलेबस वगैरह उसकी चर्चा वो नहीं कर रहे हैं, वो सीधा 12th बुक की चर्चा कर रहे हैं। एनसीईआरटी के 12th बुक को जो है वो आधार बना रहे हैं और उसके आधार पे प्रश्न देंगे, वो बेस है उनके लिए। और जब आप कालक्रम, जो टाइमलाइन की बात की गई, उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। जैसे कि आरंभिक कालक्रम, तो उसमें जो है निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद आरंभिक लौह काल। नेक्स्ट देखिए आप स्लाइड जो है, तो मगध में शासकों की सत्ता पकड़, सिकंदर का आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण, अशोक का शासन, मौर्य साम्राज्य का अंत। उसके बाद देखिए कनिष्क का राज्यरोहण, जो मौर्योत्तर काल में हमने आपको बताया था, जो आक्रमण हुए थे विदेशी शक, पल्लव, कुषाण, इन लोगों का। तो यहाँ देखिए उस कालखंड में इसको भी ऐड कर दिया गया। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अरबों का सिंध पे विजय, सब ऐड किया ना। अब ये 3 बुक आपको अलग अलग करके दिए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब देखिए पहला बुक जो ये खत्म किए, कहाँ खत्म किए? पहला बुक जो ये खत्म किए बाबू, ये आपका खत्म कर दिए इस पे, विचारक और इमारत पे। और हमने उसमें क्या देखा कि गुप्त काल के बाद तक की बात कर रहा है। उसके बाद वैसे का, उसके बाद का जो इतिहास है हर्षवर्धन के बाद का, हम ये देखते हैं कि लगभग 712 के आसपास मुस्लिम इन्वेजन हो जाता है। तो जब मुस्लिम इन्वेजन होता है तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो ये जो पहली बुक आपकी थी वो ऑलमोस्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड है, वही है। उसको हम कह सकते हैं कि जो चीजें हम जनरल टेस्ट में जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री कह रहे थे, इसको ये भाग 1 देके कह रहा है और कुछ अलग नहीं कह रहा है। जब हम भाग 2 देखेंगे तो देखिए भाग 2 में शुरुआत कहां से हो रही है? भाग 2 में शुरुआत जो है वो हो रही है यात्रियों के नजरिए से, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। अब ये ट्रैवलर्स जो थे किसके साथ आ रहे थे? चाहे अल-बरूनी की बात करें जिसने किताबुल हिंद लिखा, जब हम इब्न बतूता की बात करें, तिनका कालखंड क्या था? अब एनसीईआरटी ये किया कि वे अल-बरूनी से शुरू करता है और ले जाके आपको फ्रांसवा बर्नियर वगैरह जो 1600 के आसपास जिसका टाइम पीरियड है, 1650 1620 से लेकर लगभग 80 तक उसका टाइम पीरियड है, वो पूरे ये एक चैप्टर में उसको वहां से वहां तक खींचता है ताकि आपकी समझ विकसित कर सके। हमने क्या कहा था कल जब हमने बोला कि सोने के सिक्के के बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम वहीं पे ये देख लेंगे कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने का सिक्का किसने चलाया। वही सेम काम ये कर रहा है। जब ट्रैवलर्स की चर्चा कर रहा है तो ये शुरुआत से लेकर अंत तक की चर्चा कर दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो वो सारे कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जब अल-बरूनी आएगा तो किसकी चर्चा करेगा? आप खुद बताइए ना। अल-बरूनी की हम चर्चा करें या इब्न बतूता की चर्चा करें, उस समय शासकों की चर्चा करेगा। और शासक कौन थे? तो मुस्लिम इन्वेजन हो चुका था, तो उस समय स्टार्ट हो चुका था आपका क्या कहते हैं, उसके बाद सल्तनत पीरियड वगैरह सब आ चुका था आपका। तो ये जो भी आपका चैप्टर्स है, ये चैप्टराइजेशन भले ही अलग तरीके से किया है, कंटेंट में कहीं से भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। ये क्या किया और विस्तृत कर दिया है, कम नहीं किया है। हम ऑलरेडी उसमें कम ही पढ़ रहे थे, वहां जो चैप्टर्स थे वो कम पढ़ रहे थे, यहां उसको विस्तृत रूप में देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। तो भक्ति और सूफी परंपराएं कल हमने आपको उसमें रखा था। फिर इसमें देखिए आपको मिलता है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। जब आप इस चैप्टर के टाइमलाइन को देखेंगे, मे बी मैंने हो सकता है इस चैप्टर का टाइमलाइन नहीं डाला हो, हाँ मैंने नहीं डाला है। तो जब इस चैप्टर का आप टाइमलाइन देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सल्तनत पीरियड से लेके, उसमें लिखा है साहब 1206 में सल्तनत पीरियड की जो स्थापना हुई उसकी, 1206 में सल्तनत काल की स्थापना, उसके बाद बहमनी के बारे में, गोलकुंडा के बारे में सब टाइमलाइन में दिया हुआ है। तो वो चीजें में भी हमसे पूछ ले यहाँ भी, तो हम अपनी इनसे इसलिए जनरल टेस्ट वाला भी सिलेबस मजबूती से करके जाएंगे और इसका तो करेंगे ही करेंगे। अगर दोनों सिलेबस हमारा मजबूत रहेगा तो इसका बेनिफिट वहां मिलेगा और उसका बेनिफिट यहां मिलेगा अगर इसमें कोई छेड़छाड़ भी कर देता है तो। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि सिलेबस को अपने हिसाब से कंसाइज मत करिए। बच्चा यही कहता है कि अरे क्यों आप ग्रामर बोल दे रही हैं, क्यों आप 12th बोल दे रही हैं। भाई साहब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है सिलेबस की प्रवृत्ति कभी भी चेंज हो सकता है।
कोई नहीं कह सकता है कि यही सिलेबस की प्रवृत्ति है। और अगर एक ही प्रवृत्ति होगी तो सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा ना। तो हम अगर टोटल करके जाएंगे, हम अगर बड़े पैमाने पर अपने सिलेबस को पूरा करके जाएंगे तो हमारे लिए वो अच्छा है कि वो कुछ भी पूछे हम उसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या है, पीजेंट्स जमींदार एंड द स्टेट एग्रीगेरियन सोसाइटी, यानी किसान, जमींदार और राज्य। हमने आपको कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया था, जैसे कि हमने जनजातीय विद्रोह वगैरह छोड़ दिया था। आगे के चैप्टर्स में आप देखेंगे मॉडर्न में उसको भी एक तरह से वो इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे जब जमींदारी व्यवस्था वगैरह की बात करेंगे, मनसबदारी प्रथा वगैरह की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, प्रशासन की बात करेंगे, तो हम वही देखेंगे। इसके साथ ही इसमें जो है आपका एक इमेज दिया हुआ है, मैंने सब लिख रखा है। उस इमेज में इन्होंने जो है मुगल वंश के विस्तार के बारे में बताया है, जिसमें बाबर, अकबर, औरंगजेब, इन सब की चर्चा किया है। और इसके बाद का जो चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये तो पूरा और पूरा जो है मुगल साम्राज्य पर ही आधारित है। बस एक चैप्टर इसने थोड़ा सा उसको एक्सक्लूड करके रखा है, दिल्ली सल्तनत को, लेकिन उसको भी टाइमलाइन में इन्होंने ऐड करके रखा है और लिख चुके हैं कि इनपुट टेक्स्ट का हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो अगर हम जनरल टेस्ट में पढ़ लेंगे, मान लीजिए दिल्ली सल्तनत, और अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ भी दे तो हम उस समय ये कहने नहीं जाएंगे ना आउट ऑफ सिलेबस। और मैं एक बात बता दूं, कुछ भी होता है बाबू तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बाद में कुछ होता जाता नहीं है, सिर्फ नुकसान आपका होता है। आउट ऑफ सिलेबस चिल्लाते रहिए। कई बच्चों का एग्जाम सेंटर के पास जो है टैबलेट पे एग्जाम दिलवा दिया पिछले बार। कई लोगों का सेंटर में पहले जो है सिस्टम बंद हो गया। ऑफलाइन एग्जाम था, चूंकि पिछले बार ऑफलाइन भी था, तो कई बच्चों को कॉपी पहले कलेक्ट कर लिया। बीएचयू एंट्रेंस में यही एनटीए करवाया। सीयू एट होने से कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो गया है, ऑलमोस्ट वही चीजों को तो उठा के रख रहा है ये। तो अगर आप फाइनली रेडी होकर हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए मैं अपने इनसे कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चों का कोई नुकसान हो। तो हम पूरा पढ़ाएंगे, और जिसको छोड़ना हो छोड़ दीजिएगा, उस चैप्टर्स को मत करिएगा कंप्लीट। आप सोच लीजिएगा आपके काम का नहीं है, लेकिन हम उसको अपने काम का मान के चल रहे, इसलिए पढ़ाएंगे। ये दूसरा पार्ट जो था मुगल पे, वो समाप्त कर दिया। तो मुगल के बाद जो मुख्य रूप से घटनाक्रम वो क्या हुआ, यूरोपियों का आगमन हुआ, यही हुआ ना मुगल के बाद। तो यूरोपियों का आगमन हुआ तो कॉलोनियलिज्म और कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल टाइप्स, उपनिवेशवाद और देहात। अब उपनिवेश किसको बनाया गया, भारत को बनाया। कौन बनाया, तो यूरोपीय शक्तियां जो थी वो बनाया। तो यूरोपीय शक्तियों के बारे में थोड़ा सा हम इसमें जो है अध्ययन कर लेंगे। फिर रेबल्स एंड द राज, 1857 का रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट, और इसमें लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन, अवध से कौन नेतृत्व कर रहा था, बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था, झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था, बुंदेलखंड से कौन नेतृत्व कर रहा था, दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था, उस समय की सतारा वगैरह की स्थिति क्या थी, इन सब की चर्चा इसमें मिलेगी। और इन सब की जब चर्चा करेंगे तो वहां पे देखिएगा गवर्नर जनरल वगैरह का भी फोटो दिया हुआ, गवर्नर जनरल का नाम लिख दिया है, मैकेंजी वगैरह की चर्चा कर दिया है। तो उसको एक बृहद रूप में हम लेके चलेंगे। आगे आप देखेंगे कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन प्लानिंग और औपनिवेशिक शहर। अब मुख्य रूप से इसमें 3 शहर, मद्रास, कलकत्ता और बंबई की बात की गई। अब आप उनको बताइए, कलकत्ता में जॉर्ज चार्नक ने जब कलकत्ता की स्थापना की तो कैसे स्थापना हुई उसकी, अब बताइए। विलियम फोर्ट क्या था, उसके आसपास कैसे जो है विकास हुआ शहरों का, नगरों का। तो हम थोड़ी चीज अब यहां अगर मान लीजिए सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो वो चीजें पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसमें बक्सर का बैटल देख लेंगे कि बक्सर का बैटल इसके बीच हुआ था, पलासी की लड़ाई इसके बीच हुआ था, थोड़ी चीजों को अगर इनपुट में हम रख लेंगे अपने दिमाग में, तो क्या हमको हानि हो जाएगी। मैं भी जनरल टेस्ट में वो चीजें पूछ लें सामान्य नॉलेज के आधार पर। इसके बाद का चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टर्म है, उससे कुछ भी छूटा नहीं है। अब लेकिन इसको चूंकि महात्मा गांधी से फोकस किया है, उनके मुख्य रूप से 3 आंदोलन, क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके पहले बहुत आंदोलन थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 हैं। अब इसमें गांधी जी के बारे में डिटेल से, इनके नमक सत्याग्रह वगैरह के बारे में डिटेल से बात की गई है। तो जब हम इस टॉपिक को देखेंगे तो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड चीजें हम देखेंगे ही। जनरल टेस्ट के जो हमारा नेशनल मूवमेंट चैप्टर आएगा उसमें भी देखेंगे और यहां भी देखेंगे। यहां महात्मा गांधी को फोकस्ड कर देंगे तो वहां दूसरी चीज को फोकस करके पढ़ लेंगे, लेकिन कंप्लीट रखेंगे अपनी इनसे। फिर क्या है, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन पॉलिटिक्स, मेमोरीज एक्सपीरियंस, विभाजन को समझना। अब हम तो विभाजन को एक्सक्लूड करके चल रहे थे, लेकिन एक टॉपिक हमारे लिए बढ़ गया कि हमको पार्टीशन वाले पॉइंट को भी समझना है। तो भारत के उस समय जो अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में जो शासन था, जैसे जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद तो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह सबका उद्भव हो गया ना। अंग्रेज तो कहा कि भाई जिसको आज़ाद रहना आज़ाद रहो, जिसको संघ में मिलना है मिल जाओ संघ में, जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में चले जाओ। तो अब तो हमको ये भी इंटीग्रेशन ऑफ वाला पोर्शन भी समझना पड़ेगा। और फिर
फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, ऑलरेडी पवन सर ऐप पे जो है आपको 1835 से ही पूरा वो समझा दिए, उसके पहले से भी वो बताए होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से वो स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन यहां पे क्या करना है, 1947 से हमको समझना है। अब जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हम समझेंगे, हम देखेंगे कि अलग अलग देशों से चीजें ली गई हैं। अगर हमारा बेस मान लीजिए नहीं मजबूत रहा कि किस देश से जो है संसदीय प्रणाली ली गई है, किस देश से जो है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का गठन किया गया है, किस देश से जो है हमने नागरिकता का नियम लिया, तो अगर हम पुरानी चीजों को नहीं याद रखेंगे, यहाँ डायरेक्ट रखने का प्रयास करेंगे, हो पाएगा? और क्वेश्चन आप जानते हैं एनटीए कैसा देने वाला है? क्वेश्चन एनटीए का जो पैटर्न है वो सिंपल क्वेश्चन और 4 ऑप्शन नहीं देता है। वो क्या करता है, असर्शन रीजन दे देता है। असर्शन रीजन देगा तो समझ जरूरी हो जाएगी आपकी, और समझ जब जरूरी होगी तो पुरानी बेस जब आप तक मजबूत नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। उसके बाद वो मैच द फॉलोइंग दे देता है। मैच द फॉलोइंग दे देगा कि मिलाओ 4-4, 5-5, एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवा लेगा आपसे। फिर वो क्या दे देता है, क्वेश्चन दे देगा, मल्टीपल ऑप्शन दे देगा कि 1 और 2 दोनों सही है, 2 और 1 सही है, 2 और 2, 1 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, 1 और 3 सही है, 4 स्टेटमेंट दे देता है। तो वो सारे प्रश्न हम तब बना पाएंगे जब हमारा बृहद दृष्टिकोण होगा। और ये तीनों बुक जो आपका है, ये तीनों बुक, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इसको रखे हुए हैं, ये तीनों ही बुक उसी चीज को दिखाता है। ये तीनों बुक संबंधित हैं आपके एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से, बस और बस चैप्टराइजेशन अलग है और कुछ इसमें नहीं किया है, डिटेल में चीजें और दी हैं। तो हम इसको छोटा नहीं कर सकते। बच्चे इस बात पे आजकल फोकस कर रहे हैं कि हम छोटा कर दें। छोटा करके अगर बाबू पढ़ेंगे तो मे भी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और ये कंपटीशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, गलाकाट प्रतियोगिता है। इतने इतने बच्चे करेंगे अप्लाई, यद्यपि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ज्यादा हैं, लेकिन कोई भी बच्चा जो है वो तो ये ध्येय रखेगा ना कि हमको बीएचयू मिल जाए, हमको जेएनयू मिल जाए, हमको डीयू मिल जाए। ऐसे विश्वविद्यालयों को वो ध्यान में रखेगा पहले। तो अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से सब्जेक्ट चाहिए, आपको अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से विश्वविद्यालय चाहिए, तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। और मैंने आज आपको इसलिए डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस और जनरल टेस्ट दोनों का सिलेबस कंपेयर करके दिखा दिया कि दोनों के सिलेबस में बहुत समानता है, इसलिए आपको दोनों ही पढ़ना चाहिए। और दोनों के सिलेबस को जब आप कंप्लीट करेंगे तो दोनों तरफ से आप मजबूत हो जाएंगे। और जब आप मजबूती से मैदान में उतरेंगे तो फिर आपका मुकाबला करना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। तो ये कुल मिला जुला के हमारे आपका डोमेन से रिलेटेड बातों को समझाने का मेरा प्रयास था। मुझे उम्मीद है कि अधिकांश बातों को आप समझे होंगे। और अब एनसीईआरटी की जब हम क्लास शुरू करेंगे, आपकी ऐप पे ये क्लास जो चलेगी, और तूफान आने वाला है यूट्यूब पे फ्री में भी, आपको पता है यूट्यूब पे फ्री करें या ऐप की बात करें, दोनों ही जगह जो एक नया तरीके का तूफान आने वाला है। तो आप लोग गेस लगातार कर ही रहे, पोस्टर्स देख ही लिए हैं। और जब हमने लिखा है कि भाई तूफान, तो सोचिए कि वो कुछ ऐसा बड़ा होगा कि वास्तव में जो है वो बड़े बड़े को आंधियों में उड़ा देगा। इसलिए तूफान को जो है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तूफान में क्या हो सकता है, जरा आप इसकी भी चर्चा कमेंट बॉक्स में करिएगा। बाकी सिलेबस का वीडियो आपको कैसा लगा, कोई अगर कंफ्यूजन रह गया है तो वो हम तक पहुंचाइए। हम आपसे मिलेंगे फिर नए वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।